थी। ये वही फेमस मशहूर राहुल वाजपेयी हैं। मैं इनको 8 साल से जानती हूँ सिर्फ वो बिस्किट की वजह से। इस साल इन्होंने 3 पेपर बैक टू बैक निकाला है आरआरबी में रहते हुए। अंकुश सर जो हैं वो हम सब के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने सर को उस चीज़ के लिए, उस डिसीज़न लेने के लिए सर को मतलब एक तरह से मोटिवेट किया, या वो डिसीज़न सर को जो लेना था उसमें आपने एक बड़ा सा रोल प्ले किया है। उसके लिए मैम आपको बहुत सारा थैंक यू। यूजुअली लोगों को मतलब पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा ही बड़ा करते हैं, वो मेरे लिए एक एडिशनल मेरे पास मेरा भाई था। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, मैं तुरंत इमोशनल होने लगता हूँ भाई को लेके, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई की तरह और अंकुश सर की तरह बनूं। मैं मुझे और कुछ नहीं लगता था, मुझे लगता था कि कुछ अच्छा करना है तो इन दोनों की तरह आप जितना ज़्यादा बन सको उतना आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। वेलकम राहुल, आपसे मिलने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये वही फेमस मशहूर राहुल वाजपेयी हैं जो अंकुश सर को बिस्किट खिलाने के नाम से, क्या बिस्किट था, हाइड एंड सीक। मैं इनको 8 साल से जानती हूँ सिर्फ वो बिस्किट की वजह से कि इनका वीडियो मैंने देखा था और तब से मैं जानती हूँ राहुल आपको, और आपके बारे में इतना सुना है अंकुश सर के थ्रू, और आज मुझे मौका मिला आपसे पर्सनली बात करने का। तो मैं इनका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये 4.5 साल से आरआरबी में कार्यरत थे, वर्किंग थे, प्रोफेशनल एज अ स्केल 1 ऑफिसर। अब वहाँ से ये छुट्टी पा चुके हैं, इनकी ज़ुबानी ही इनकी स्टोरी सुनी जाएगी। और इस साल इन्होंने 3 पेपर बैक टू बैक निकाला है आरआरबी में रहते हुए। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, आप एक इंस्पिरेशन हो बाकी बच्चों के लिए भी जो सोचते हैं कि पेपर निकालना बहुत टफ है और 1-2 साल की प्रिपरेशन में हार मान जाते हैं। और मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ राहुल कि वो क्या वजह थी कि आप आरआरबी में रहते हुए भी 3 पेपर आपको निकालने का मोटिवेशन क्यों आया? क्योंकि आप ऑलरेडी सेटल्ड थे, तो क्यों? सबसे पहले मैम आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और सबको मैं ये चीज़ फिर से मैं कई बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा कि सर अंकुश सर जो हैं वो हम सब के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, मेरे बड़े भाई। और अंकुश सर आज जिस जगह पे हैं उस जगह पे उनको वहाँ पे पहुँचने के लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग उनके पास ये था, सपोर्ट सिस्टम था, तो वो मैम आप ही थे। तो सर से ज़्यादा मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आप ही ने सर को वो रीज़न दिया कि सर अपनी जॉब क्विट करके हमको फुल टाइम मतलब पढ़ाने के लिए आ सके। और उसके बाद ही सर ने जैसे ही फुल टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब सर का सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग खुश तो थे उस चीज़ को लेके, लेकिन एक तरह से ये लग रहा था कि सर अब जॉब में बिजी हो जाएंगे तो हमें कौन पढ़ाएगा। बट सर ने जॉब क्विट कर दी। और जैसे मैं सर को बहुत टाइम से जान रहा हूँ, आप लोगों को दोनों को ही मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, आपसे भले ही फर्स्ट टाइम मैं आज मिल रहा हूँ, बट आपके बारे में सर से हमेशा से सुनते आए हैं। तो सर बताते थे कि आपका कितना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइसेस है उस चीज़ों के लिए। सर ने तो ठीक है जॉब उस चीज़ को क्विट किया, तो आपने जिस तरह से उनको वो जो एक फाउंडेशन एक तरह से दी थी ना कि कुछ नहीं आप क्विट करिए, जो भी है हम लोग मिलके दोनों चीज़ आके ले जाएंगे। और आप जिस तरह से सपोर्ट करते थे, हम लोग देखते थे कि सर वीडियो डाल रहे तो पहला लाइक आपका, पहला कमेंट आपका आता था। सर भी ये चीज़ बताते थे, हम लोग खुद भी ये चीज़ नोटिस करते थे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करके आपको मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इतना सारा हम सभी के लिए एकदम सेल्फलेसली जो चीज़ की है वो इतनी अनमोल है, वो एकदम प्राइसलेस है। उसको मैं नहीं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ कि वो मतलब सर के जॉब क्विट करने के बाद से जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने सर को उस चीज़ के लिए, उस डिसीज़न लेने के लिए सर को मतलब एक तरह से मोटिवेट किया, या वो डिसीज़न सर को जो लेना था उसमें आपने एक बड़ा सा रोल प्ले किया है। उसके लिए मैम आपको बहुत सारा थैंक यू। और अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि किस तरह से बाकी चीज़ें मैनेज की। तो मैंने अपनी जर्नी 2016 में जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था जुलाई में, तब स्टार्ट की थी। फिर बड़े भाई से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने बैंकिंग को लेके, मेरा आईटी बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, तो मैंने अपने बड़े भाई से ही मोटिवेशन लेके बैंकिंग की तरफ अपना करियर आगे ले जाने के लिए सोचा था। बट पहले मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता था, बट किसी तरह मेरा एक्सिस बैंक का PGDBF कोर्स जो होता है यंग बैंकर्स प्रोग्राम, तो मैंने तभी क्रैक कर लिया था 2017 में।
बट जैसे भाई का कहना था कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, घर में गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए, और उसका हमेशा से सपना था। मेरा इस चीज़ को लेके कोई सपना या ऐसा नहीं था कि मैंने गवर्नमेंट बैंक में जाना है, ये सपना उसी का था। तो उसने कहा था कि मैं तो नहीं कर पाया किसी रीज़न से, बट तुम्हें करके दिखाना है। तो वो चीज़ सोच के मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी, बट सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे। तो वो 2018 में, जब 17 में ही एक्चुअली मैं सर से यूट्यूब पे मतलब सर हमें मिल गए थे। तो उसके बाद से जिस तरह से हमें सब चीज़ों को लेके गाइडेंस और सारी चीज़ें सर बताने लगे, जिस डायरेक्शन में जैसे ले जाने लगे, तो तब से एक बहुत ही हमको सपोर्ट एक तरह से कह सकते हैं कि सर जिस तरह से गाइड कर रहे थे, सारी चीज़ें बता रहे थे, तो वो हमें मिलने लगा। और उसी के बाद 2021 में लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सर ने एफर्ट्स मारे थे, और सर मेरे लिए काफ़ी, मैं पर्सनली भी सर को मतलब फ़ोन वगैरह करके बहुत परेशान करता था। तो वो चीज़ दिखती थी कि सर इतना पूरा हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी जब भी मैं फ़ोन करूं, मैं ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं 2018-19 बैच के, इवन आप भी उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो। तो कई बार सर ऐसे होता था, हमें बताते सर आपसे बात कर रहे होते थे, तो सर आपका फ़ोन रख के हमसे बात करने, या जो भी हमको प्रॉब्लम, कई बार ऐसे ही, क्योंकि सर वो चीज़ समझते थे, क्योंकि खुद भी वो एस्पिरेंट रह चुके हैं, तो वो चीज़ समझते थे कि एक टाइम बाद ऐसा रहता है ना, आप तैयारी कर रहे हो तो कोई सामने वाला सिर्फ आपकी 2 बात सुन ले और कुछ नहीं, वो बात सुन ले, आधा आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। तो सर बहुत पेशेंटली वो हमारी बातें सुनते थे और हमको समझाते थे, डांटते भी थे। इनफैक्ट मैं तो झगड़ता भी था सर से, तो इसलिए मैं कई बार उनको भाई कह के ही, मैं उनको अपना बड़ा भाई ही मानता हूँ। तो कुछ लोग को वो चीज़ ख़राब लग जाती है कि सर हैं आप, कैसे ऐसे भाई बोल रहे हो, तो मैं हमेशा से उनको बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ, इसलिए मैं उनको भाई ही कहता हूँ अपना। तो जब सिलेक्शन हो गया, तब सर के साथ बेंगलोर में एक इंटरव्यू हुआ था मेरा, इसी तरह का सक्सेस स्टोरी को लेके। और फिर उसके बाद से सर से मैं कई बार मिल चुका हूँ, बट मैं यहाँ नहीं आ पाया था। तो सर हमेशा कहते थे कि सिलेक्शन लो और छत्तीसगढ़ आके मिलना। तो लकीली आज वो दिन है मेरे लिए। बहुत टाइम लग गया यहाँ आने में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मतलब कुछ ऐसा आरआरबी में जॉब लग गई थी, बट ऐसा सर को बताने के लिए ऐसा लग रहा था कि कुछ हैवी, कुछ ऐसा बड़ा कुछ करके जाए, तब सर के सामने जाए तो सर ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा हम पे प्राउड फील करें। तो लास्ट ईयर जैसे कि मैं घर से दूर हूँ पोस्टेड, तो हमेशा सबका इच्छा होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा होम सिक फील करता हूँ, घर पे आने के लिए सोचता था। लास्ट ईयर मैंने CPO अटेम्प्ट किया था, तो बहुत नैरो मार्जिन से मैं रह गया था उसमें, उस दिन से फिर। और मैं सर से तब तक, मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मैं आपके वीडियोस भी, सर के वीडियोस, सभी के वीडियोस तब भी देखता था। और सर जो भी वॉइस मैसेज, जो भी चीज़ें समझाते थे, जैसे टाइम मिलता था मैं वो चीज़, मैं उनसे टच में था, इसीलिए मैं आज ये चीज़ कर पाया हूँ। मैं पढ़ाई के टच में था, सर से टच में था, और जैसे वो चीज़ें बताते थे। हालांकि मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, सर एक जो रीजनिंग को एक थ्रेड मेथड बनाते हैं, वो मैं नहीं सीख पाया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अभी भी वो सर्कल सर की जो बोलते हैं ओल्ड स्कूल वाली अप्रोच है, मैं अभी भी वही फॉलो करता हूँ। बट वो थ्रेड मेथड जिन लोगों से भी सुना है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा जल्दी सॉल्व होता है, तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा। इवन मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर भी मैं वो सीखना चाहूँगा। और पढ़ाई कैसे मैनेज हुई, जैसे कि मैं ब्रांच के एकदम पास में ही रहता था, तो ब्रांच का काम और लोड वगैरह मतलब उस तरह से उतना नहीं रहता था। हालांकि मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं रहता था। आप आरआरबी में एज अ मैनेजर पोस्टेड हो तो 1+1 की ब्रांच में आप पे अच्छा खासा लोड रहता है सारी चीज़ें करने का। और घर से दूर हो तो और एक थोड़ा सा ये रहता है कि सैटरडे संडेज को आप जो एक्स्ट्रा बूस्ट देना है आपकी प्रिपरेशन को, वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर जाना ही प्रेफर करता था। मैं कोई ऐसा सैटरडे संडे मिस नहीं होता था जो मैं घर नहीं गया हूँ। बट इस साल मैंने काफ़ी टाइम ऐसा किया है, वीकेंड्स पे मैं घर नहीं गया हूँ। वो टाइम मिलता था तो मैं पढ़ता था, और मेरे लिए चीज़ें ऐसी हो गई थी एक टाइम बाद कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो इस टाइम अब नहीं किया तो अब यहीं फंस के रह जाओगे, मतलब घर जाने। हालांकि जॉब मिल गई थी, बट एक था मेरे मन में कि मुझे घर जाना है, जल्दी से जल्दी घर के पास जाना है।
तो वो हमेशा मोटिवेशन का काम करती थी। कई बार नींद नहीं आती थी इस चीज़ को लेके कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो जब नींद खुला है रात को, मैं मतलब बहुत इस चीज़ को एग्जैजरेट करके नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये चीज़ मेरे ग्रुप वाले जानते हैं, खुद में मैं जानता हूँ कि रात को 2 बजे 3 बजे भी मैंने उठ के जब भी नींद खुला है ना, कि फॉर एनी रीज़न, तो मैं वापस सोने नहीं, मुझे पता था तुरंत नींद नहीं आएगा, मेरे माइंड में अलग अलग थॉट्स चलेंगे, तो उससे अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, तो मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो वो एक चीज़ ऐसा है कि आप बोलते ना, अपनी नेगेटिविटी भी, या अपनी जो अपने अंदर नेगेटिविटी चल रही है उसको भी एज अ पॉजिटिव वे में आप जब यूज़ करने लगा, तब आपको सर से ये बात मैंने सीखी थी कि आपको कोई नहीं रोक सकता है ऐसे टाइम पे। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी आप एज अ पॉजिटिव उस पर रिएक्ट करते हो, और उस टाइम पे भी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप जीत जाते हो। तो वो टफ था, वो सारी चीज़ें करना, सब कुछ मैनेज करना। कई बार ऑफिस से लेट हो जाता था आने में, कई बार ऑडिट चल रहा है तो उस दिन का पढ़ाई मिस हो जाता था। तो सोने में मैं सोचता था कि नहीं, जो चीज़ जिस दिन के लिए टारगेट लेके आए, जैसे सर कहते थे हमें सबको कि सोने का टाइम आपका कोई भी रहे, उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। ये मैं अपने ग्रुप के लिए भी कहता था, खुद मैं भी टारगेट ग्रुप और छोटा सा एक चैनल चलाता हूँ, इस पर क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ फ्री में, सारी चीज़ें, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करता हूँ। तो उसमें भी मैं लोगों को इसी चीज़ के लिए कहता हूँ कि आप सुबह थोड़ा सा उठ के, और मुझे लोगों के लिए एग्जांपल सेट करना था जो लोग मुझे देख के तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैंने सर को देख के, अपने भाई को देख के तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरे चैनल से या मुझसे जो भी लोग जुड़े थे, तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं जब तक कुछ अच्छा करके नहीं दिखा पाऊंगा, मैं उनको कैसे बोलूंगा कि आप ये चीज़ करो। तो जो भी फ्रेशर्स थे वो बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिलता है, घर का काम, तो मुझे उनको ये करके दिखाना था कि मैं बीइंग अ मैनेजर, घर से दूर हूँ, पोस्टेड, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ ब्रांच में, उसके बाद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्ज़ाम। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, जैसा सर हमें कहते थे कि सब चीज़ें आपको टेबल पे आके मिल गई हैं, आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब करो, इंस्टेंट मिल जाता है। और जब सर भाई तैयारी करते थे, या जब हम लोग तैयारी करते थे, तब नेट के लिए भी हम लोग को बहुत मुश्किल होती थी। मैं अपना एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि मेरे पास उतने पैसे नहीं रहते थे फ़ोन रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जियो वगैरह वैसे नहीं था। हमने घर से दूर 1 घंटा बोरीवली स्टेशन है, वहाँ पे रेलवे का फ्री वाईफाई मैं टिकट निकाल के वहाँ जाता था, 10-12 GB के वीडियोस डाउनलोड करके आके फिर घर पे आके मैं पढ़ता था। तो ये कुछ उस टाइम की बातें हैं। और अभी भी जब मैं पोस्टेड था एकदम रिमोट एरिया में, वहाँ पे नेटवर्क उतना ज़्यादा सही नहीं रहता था। जब भी वीकेंड में घर आता था, मैं वीडियो सब डाउनलोड करके फिर जाके वहाँ पे इस तरह से अपनी पढ़ाई को, और मैं हर सिचुएशन में ये सोचता था कि पढ़ाई में जो भी चीज़ रुकावट आ रही है, तो पढ़ाई नहीं रोकना है, वो चीज़ जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करके पढ़ाई पे वापस आना है। तो मतलब बेसिकली आपने 3 पेपर इसलिए क्लियर किया क्योंकि आपको जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना था, अपने फैमिली के पास, और दूसरा कि आपने जो चैनल चालू किया है उसमें फ्रेशर्स को ये दिखाना था कि बीइंग अ वर्किंग पर्सन मैं भी कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग सब तो मिल ही रहा है, बस इट्स जस्ट कि आपको पढ़ाई करना है। यस यस यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो यही 2 मोटिवेशन था जिस वजह से आपने किया। यस, और दूसरा ऐसे था मैम कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तब भाई ने सिर्फ मुझे कहा था कि गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए घर में, तो मैंने उसको RRB PO बन के दिखाया। फिर थोड़ा सा SBI को लेके ज़्यादा सब लोग के मन में रहता है मैम, अभी भी है, तो भाई ने कहा था कि SBI होता तो ज़्यादा, घर में भी सब कोई पूछता था, तो मैं जब भी अपने बैंक का नाम बताता था तो लोग बोलते थे कि अच्छा हाँ ठीक है, कोई बैंक होगा ऐसे। तो वो भी एक चीज़ थी। तब मेरे भाई ने मुझसे 2023 में ये चीज़ कहा था कि SBI में होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि भाई कुछ कह देता तो वो चीज़ कैसे भी, क्योंकि आज तक मैंने जितनी चीज़ें कही है ना, मेरे भाई ने कभी वो चीज़ नहीं टाली है, कभी नहीं। यूजुअली लोगों को मतलब पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा ही बड़ा करते हैं, वो मेरे लिए एक एडिशनल मेरे पास मेरा भाई था, वो भी मुझे एज अ गार्जियन ही उसने, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, मैं तुरंत इमोशनल होने लगता हूँ भाई को लेके, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई की तरह और अंकुश सर की तरह मैं, मुझे और कुछ नहीं लगता था। मुझे लगता था कि कुछ अच्छा करना है तो इन दोनों की तरह आप जितना ज़्यादा बन सको उतना आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि सर को हम देखते थे कि इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद कई बार सर बीमार रहते थे, उनका गला बैठा रहता था, हमने ये सब टाइम से सर को देखा है। कई बार स्टूडियो बन रहा है, बाहर आवाज़ हो रहा है,
या सर जब ऑफिस से घर आते रहते थे तो लाइन से ऐसे, हमको वो सारी चीज़ें अभी भी उतनी फ्रेश याद है कि बीच रास्ते पे 3 बस को लिटरली आग लगा के वहाँ पे वैसे रखा था। वो इंसिडेंट आप भी जानते हो। तो वो सारी चीज़ें झेल के आके सर क्लासेस लेते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि अगला हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो हमारा भी कुछ, हमको कुछ करके उनको नहीं देना, हमारे सिलेक्शन से वो खुश होंगे, सिलेक्शन हमको ही मिलने वाला है, हमको अपने लिए ही पढ़ना है, तो हम क्यों नहीं ये चीज़ करें। तो वो सारी चीज़ें मैडम मतलब एकदम बोलते हैं ना कि जब भी पढ़ाई को लेके आप कुछ नया एग्ज़ाम, अब तो ऐसा लगता है मैम कि इसी चीज़ के लिए बने, मतलब बारी बारी नए नए एग्ज़ाम्स आते हैं, उसको अपीयर करना एक चैलेंज की तरह फील होता है, तो अच्छा लगता है वो चीज़ का। देखो एक्सपेक्टेशन एक तरफ है, Yes. खुद से मोटिवेशन आना एक तरफ है। Yes, तो yes, आप तो मेरे ख्याल से लकी आप बोल रहे हो अपने आप को, लेकिन आपकी मेहनत भी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई आप मेहनत नहीं करते तो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं भाई की आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आप एक बात बताइए कि कई लोग होते हैं जो एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतर पाते। Yes, फिर वो ट्रस्ट इश्यूज होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो क्या उनकी लाइफ खत्म? नहीं मैम, ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जब अपने से ज़रूरत से ज़्यादा आप कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हो ना अपने पैटर्न में, जैसे मुझे 17 में ही पता चल गया था कि अगर मेरा एग्ज़ाम निकल सकता है तो वो सर को फॉलो करके, और मेरी एक फ्रेंड है दिव्या सिंह, वो ये 2 ही लोग मुझे मैथ्स बता सकते हैं और नहीं। तो सर जब जो क्लास लेते थे, इवन दो मेरे को वो चीज़ आ रही है, मैं क्योंकि मुझे ऐसा था कि पता नहीं ना मुझे कब कौन सी चीज़, अगर 2 घंटे की क्लास में मुझे 1 सेकंड का भी कुछ ऐसा मिल जाए ना, तो वो मेरे लिए गेम चेंजर होगा। और यही चीज़ रहता है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो ना, तो इतना रिलीजियसली, इतना डेडिकेटेडली एक चीज़ को फॉलो करो, और कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो हम लोग कई बार है कि मिड रन में आके हम लोग वो चीज़ खो देते हैं। क्योंकि हमको जब चीज़ें प्री की चीज़ें आने लगती है ना, हमको हम रिलैक्स हो जाते हैं कि मेंस बहुत इजी है, जो कि नहीं होता है। आपने उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगा के मेंस के लिए पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो आप जिससे पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट दिखाओ, जैसा वो कह रहा है वैसे करते जाओ, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता ही है उस चीज़ से। सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइम की बात है, किसी को थोड़ा कम, जैसे अभी मुझे 3-4 साल लग गए फर्स्ट एग्जाम क्रैक करने में, और फिर इस साल मैंने इतना, मतलब बोलते ना, इतना मन पे लेके उस चीज़ किया कि मैं कभी भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 के लिए मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं था। वो एग्ज़ाम मैं ऐसे ही फिल कर दिया था फॉर्म, और अभी भी याद है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के निकला था उस एग्ज़ाम के लिए। तो मम्मी हमेशा सुबह मुझे मतलब भेजती थी। उस टाइम मम्मी गुस्सा थी, मैं अपने ग्रुप में सबको कह रहा था कि आज मम्मी डांटेगी मुझे। उस दिन मैंने उनको उठाया नहीं था सुबह सुबह, मुझे ही ख़राब लगता था कि बारी बारी मैं इतना दूर से आता हूँ, फिर उनको सुबह भी परेशान करूँ। तो वो एग्ज़ाम में ऐसे ही देके आ गया था। तो SBI हो गया था, तो मेरे भाई को ऐसा था कि हाँ ये तो निकाल लेता है एग्ज़ाम, तो स्केल 1 में हो ऑलरेडी, अब स्केल 1 का ही नहीं। जब मैंने स्केल 2 का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तब उसके फेस पे मुझे वो चमक दिखी थी कि हाँ मैं, तब मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ इतना सारा जो मेहनत किया ना, ये चीज़ इस चीज़ के लिए अब वर्थ इट लग रहा है मुझे, कि हाँ ये जो मेहनत की, ये स्माइल मुझे अपने भाई के चेहरे पे देखनी थी। क्योंकि उसका हमेशा से मन था कि इससे और बेटर कोई एक जगह पे आके सैचुरेट नहीं हो जाना है। पोटेंशियल है तो उसको वेस्ट नहीं कर देना, और ज़्यादा और अच्छी चीज़ करने में। क्योंकि आप रुक जाओगे या ऐसे हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब मिल गया तो आप रिलैक्स हो गए। अगर मैं 21 में ही रिलैक्स हो जाता तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं बैठा रहता, मैं सर से मिलने नहीं आ पाता, या मैं अपने फैमिली को, अपने भाई को वो खुशी नहीं दे पाता, या अपने फैमिली के पास नहीं जा पाता। तो वो एक चीज़ होती है मैम उसके साथ में। तो ये तो आपका पर्सपेक्टिव था कि आपने ये चीज सोची, आपके भाई की एक्सपेक्टेशन, फिर खुद से खुद के लिए मोटिवेशन, और आपका ये मानना है कि कोई भी चीज के पीछे अगर हम पड़ जाते हैं तो हमको वो मिल ही जाएगी। तो मैं समझूंगी कि आप यही कहना चाहते हो हमारे बाकी बच्चों से कि खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, वो डेडिकेशन रखो, वो ट्रस्ट रखो अपने टीचर पे, और जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, तो अब आपको वो जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो 8 साल लगातार तैयारी करते हैं तो भी सिलेक्शन लेते हैं फाइनल अटेम्प्ट में, और कई बच्चे ऐसे हैं जो 8 साल तैयारी करते हैं और फाइनल सिलेक्शन में भी उनका अटेम्प्ट नहीं होता है। तो वैसे फिर क्या करें, उनकी मेहनत वेस्ट हो गई।
मैम ये प्रिपरेशन जो है ना, ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि आपने जॉब क्रैक करके ही सब कुछ अचीव किया है। प्रिपरेशन में आप बहुत सारी चीज, मतलब बहुत रफ पैच से लाइफ के गुजरते हो, बहुत टफ चीजें देखते हो लाइफ में। जैसे कि आपको रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ेंगे, स्लीपलेस नाइट आपने स्पेंड की होगी, आप तरह तरह की चीजें देखते हो। तो कहीं से भी ऐसा नहीं होता है कि आपने जॉब नहीं क्रैक किया या आप नहीं निकाल पाए तो सारी चीज़ें वेस्ट कर दी। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको काम आती ही है, और अगर आप जॉब नहीं भी निकाल पाए हो तो आप और ज़्यादा कुछ अच्छा आपके लिए है लाइफ में, तभी कुछ वो चीज़ नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि 8 साल हो गए आप अभी तक प्रिपेयर, 8 साल में जॉब निकाला तो क्या, नहीं, आपने अगर कोई चीज़ सोची है मन में, आपने इमेजिन किया है खुद को उस चेयर पे बैठे हुए, जैसे हमारे ग्रुप की ही लड़की का मैं एग्जांपल दूंगा, सुरुचि है, हम लोग के साथ में ही पढ़ी है, वो तो मेरी ही सुन रही है। आपने ही उसको तैयार किया है, और हम लोग तो लिटरली ऐसा लगता था कि ये कब बोलेगी या कैसे बोल पाएगी, उसका भी फाइनल अटेम्प्ट था। तो जिस तरह से आपने उसको तैयार किया, तो वो एक लाइव एग्जाम्पल है हम सबके सामने, और सबके लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करती है वो, कि एक चीज़ के पीछे आप लगे रहे, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं इसमें, आपको सेल्फ डाउट कई बार होगा नहीं होगा, लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, लोग कुछ कहेंगे कुछ और कर लो या कुछ दूसरा ट्राई कर लो, या मे बी आप इसके लिए नहीं बने हो। बट ये जो हमारी जिद होती है ना, कि आपने अगर खुद के लिए कोई चीज़ सोची है और आप जब वो चीज़ पा लेते हो, भले ही उसमें 7 या 8 साल लग जाए, बड़ा टाइम होता है, आप अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ को डेडिकेट कर देते हो, बट वो जो फीलिंग होती है ये वही समझ सकता है जिसने खुद के लिए 7-8 साल पहले सोचा था कि मुझे बैंक में जॉब करना है या मुझे ये जॉब लेना है। तो वो फीलिंग जो होती है, वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग, या वो जो एक माइलस्टोन हमने क्रैक किया है, माइलस्टोन अचीव किया है, ये वही फील कर सकता है मैम जो उसको अचीव करता है। तो उसमें बाकी लोग अगर कुछ कहें कि नहीं इतना टाइम आपने डाला है, ये चीज़ नहीं मैम। और साथ साथ पूरा फैमिली है, टीचर्स हैं, सबको ऐसा लगता है कि यस हमारा कहीं ना कहीं मेहनत किया हुआ या हमारा बताया हुआ सिखाया हुआ कहीं ना कहीं उस चीज़ का मतलब एक्चुअल में आज वो चीज़ रिजल्ट डिलीवर कर रहा है हमारा स्टूडेंट। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, और बहुत स्पेशल होती है। एक बहुत ज़रूरी बात, सबसे पहले तो आप किसको फॉलो कर रहे हो। मैं हमेशा से, और ऐसा नहीं है कि मैम के साथ बैठा हूँ इसलिए, मैंने हर एक चीज़ के लिए, मैं अभी भी सबको ये चीज़ दोबारा से कहना हो, हर एक चीज़ के लिए, इवन मैंने कॉन्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, मैंने जीके तक अंकुश सर से पढ़ा है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर पुराने वीडियोस उनके देख सकते हो, मैंने अभी सर से भी रिक्वेस्ट की है इस चीज़ को लेके कि आप कॉन्ट्स को लेके जो अरिथमेटिक का जो सबको बहुत दिक्कत आ रहा है चीज़ों को लेके, तो उस पे भी वीडियो बनाई है, सर से मैंने ये चीज़ कहा है। तो मैंने सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें, मतलब मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल गया था एक ही बार में, सारी चीज़ें सर से पढ़ी हैं और सब कुछ सर का बताया हुआ इम्प्लीमेंट किया है, तभी मैं सच कह रहा हूँ, मैं तभी एग्ज़ाम, नहीं तो मैं बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के लिए मैं कहीं से भी मैं खुद को सुटेबल नहीं मानता हूँ, या मैं नहीं बना था इस एग्ज़ाम के लिए। बट वही ये चीज़ें सर ने इतनी आसान करके दे दी, इतना अच्छे से सब चीज़ बताया था कि वो चीज़ फायदा सब आपने सीखा होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी तो आपने सर से नहीं की है। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? इंटरव्यू के लिए मैम एक्चुअली चैनल पे ना जब भी डाउट सेशंस वगैरह में कंडक्ट करवाता था, पहले मुझे भी बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो एक तो आप जैसे शुरू को डांट डांट के तो वो शॉर्ट क्लिपिंग्स मैंने देखी है, और आपके व्लॉग्स वगैरह भी देखे हैं, आप भी फ्री में लोगों को मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो, वो सारी चीज़ों का एक तरह से इम्पैक्ट है इस पे। और दूसरा कि किस तरह से बोलना है आपको, क्या मतलब कैसे कॉन्फिडेंट रह के, तो मेरा भाई ये चीज़ मुझे कहता था कि आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप ज़्यादा अच्छा चीज़ें कर लेते हो। तो मैं डाउट सेशंस वगैरह लेता था, तो उसमें अलग अलग टाइप के एकदम रैंडम डाउट्स आते थे, जैसे सर भी ये चीज़ करते थे, तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि डाउट सेशंस ले रहे हैं, या ऐसे नॉर्मली सर ग्रुप ओपन करते थे हम लोग से बात करने के लिए, तो वहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती थी कि आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, तो मेरे चैनल पे करीब 10-12 हज़ार लोग हैं, तो रैंडम में उस पर डाउट सेशंस, या एक अलग से ग्रुप है उस पर 500 लोग हैं, तो वो कोई भी कुछ भी डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके पूछ सकता है वहाँ पे।
तो वो लोग जिस तरह से पूछते थे और मैं जैसे वॉइस मैसेज बना के या लाइव उनको जब भी रिप्लाई करता था, बात करता था, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। क्योंकि जब मैं घर से दूर पोस्टेड था तो मुझे बैंक के बाद कहीं ना कहीं खुद को एंगेज करना था, और मैं ऐसे फील करता था कि मतलब मेरी जॉब लग गई है, तो मेरा भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बाकी लोगों को मैं किसी तरह काम आ सकूं। और जब खुद आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हर चीज़ पेड हो रखी है, आपको फ्री, जैसे फ्री की चीज़ें मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैं फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, बट लोग उतना वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे मैम मॉक इंटरव्यू आप करवाते हो तो आपको वैसा रिस्पांस में भी उस चीज को लेके वैसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन चीजें जब पेड कर दो तब भी लोग वही कहते हैं कि आपने तो सब कुछ पेड कर रखा है। फ्री में प्रोवाइड करो तो वो एक थोड़ा सा स्टेलमेट वाली सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे कि आप इस तरह से भी करो तो वो चीज़ नहीं ठीक कर, मतलब नहीं उस पर रिस्पॉन्स आता है। पेड कर दो तो वहाँ पे कुछ लोग अफोर्ड करते हैं और जो मतलब डिजर्विंग है वो अफोर्ड नहीं कर पाता कई बार, इस वजह से उसका रह जाता है। तो मैंने स्टार्ट से ही सोचा था कि भले एक इंसान आए वो चैनल पे या कोई एक जन क्विज अटेम्प्ट करे, मैं वहाँ पे फ्री में क्विजेस कुछ स्ट्रैटेजीज जो मुझे जो भी एग्ज़ाम को लेके पता है वो, और डाउट सेशन या जो भी प्रिपरेशन को लेके, रूटीन को लेके, सारी चीज़ों को लेके मैं उस पर बताते रहता था। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत बोलने को ठीक से आ गया है। थोड़ा नहीं, अब तो काफी बोल रहे हैं ये, मेरे को तो लग रहा है मैं सुन रही हूँ और यही बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन नहीं, ये मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैम ऐसे ऐसे ये भी बात है, ये भी बात है। मतलब हर पहलू पे मुझे सोचने पे ये मजबूर कर रहे हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस काम आ रहा है, मतलब आपने जिस जो छोटे छोटे चीजें, जो छोटी छोटी प्रिपरेशंस इन्होंने किया वो आज कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है, और साथ ही आप और लोगों की हेल्प कर रहे हो। और कितनी अच्छी बात है कि ये जॉब में जाते ही सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड नहीं रहे, ये चाहते थे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं और स्टूडेंट्स की हेल्प करूं। तो दैट इज कमेंडेबल जॉब। मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि ये सोसाइटी के प्रति बहुत अच्छा स्टेप है कि आप फ्री में कर रहे हो, भले इज्जत हो ना हो पर कर रहे हो। yes, exactly. और लोग जुड़े हैं, मतलब 10-12 हजार वो थोड़ी बहुत कर रहे होंगे। मैं मैम करते हैं, और काफ़ी लोगों के सिलेक्शन भी हुए हैं उसलिए लोग मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा क्रेडिट किसी के सिलेक्शन का नहीं, मैं क्या ही किसी को मतलब सिलेक्ट, बट हाँ वो लोग इस तरह से कहते हैं कि आपने इस टाइम पे ये चीज़ बताई थी तो हमको सिलेक्शन में उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो। तो वो एक चीज़ सुन के जो मैडम, वो आपको कोई पैसे कितने भी दे देना वो खुशी नहीं है। हाँ, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो हैप्पीनेस है, वो आपको पैसे नहीं दे सकता है उस चीज़ को। वो इतना अच्छा लगता था ना, तो वो ये चीज़ और ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट करता था। और उससे थोड़ा सा पर्सनालिटी पे भी मैम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत वो चीज़ फ़ायदा करती है, और लोग कनेक्ट कर पाते, लोग जानते हैं आपको, तो इससे ज़्यादा और किसी को क्या ही चाहिए होगा। तो आप थोड़ा सा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि जैसे आप इतने बार इंटरव्यू, आपका एक्सपीरियंस है, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली? मैं अक्सर बच्चों को बताती हूँ कि 80% पर्सनालिटी एंड रेस्ट 20% इज योर नॉलेज। तो क्या मैं सही हूँ? आपने लाइव फेस किया है उस चीज को, आप बताइए। मैम कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपको वो लोग जो पूछ रहे हैं, जैसे बैंक के बारे में, ये सारी चीजें नहीं भी पता हो ना तो भी चल जाता है। सबसे पहले आपने वहाँ पे गलत आंसर नहीं देना है। कोई चीज़ आपको नहीं आती तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको ये चीज़ नहीं। और 80% जैसा आपने बताया, आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अगर आप अपने बारे में ठीक से नहीं बता पा रहे हो या अपने बारे में ठीक से नहीं जानते हो तो सामने वाला आप पे डाउट करेगा और आपको एज अ सुटेबल कैंडिडेट वो बैंक में काम करने के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि सबसे पहले आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपनी पर्सनालिटी उस तरह से बनानी है, आपको अपने बारे में उस तरह से खुद को उस तरह से जानना है, उस तरह से पॉलिश करना है कि आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, और पूछने पे आप खुद को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सको। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह से आप लोगों को बताते हो और ट्रेन करते हो, हमारे पास फिर से मैं सुरुचि का एग्जाम्पल मेंशन करूँगा कि उसको बिल्कुल भी हम लोग जब इंटरव्यू का तैयारी करवा रहे थे या बातचीत होता था तो वो नहीं, बट जब उसने आपसे कनेक्ट किया है और उसके बाद से जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है या जिस तरह से उसने चीज़ों को मतलब पिक किया है ना वो पेस में, दैट वाज लिटरली मतलब एकदम 180 डिग्री का एकदम ऐसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को दिखा था कि ये कैसे, मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो वो आपने इतना बेहतरीन उसको तैयार किया था, उसके लिए मैं उसके बिहाफ पे आपसे थैंक यू कहूँगा, क्योंकि पूरे ग्रुप का सिलेक्शन हो गया था और वो बहुत लंबा इंतज़ार था उसके सिलेक्शन को लेके।
तो वो एक चीज़ बहुत इसी साल सिलेक्शन हुआ है तो बहुत पूरा ग्रुप खुश था, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच कि भैया मेरे को भी वो मिली कि मेरे को लिटरली उसके साथ बड़ा कनेक्शन फील होता है, और साथ ही तुम्हारी ग्रुप की वो थी, फ्रेंड सर्कल तुम्हारा था, तो मेरे को अंकुश सर से काफ़ी सुनने को मिलता था। तब मैं टीचिंग लाइन में इतना फ्रंट वे में नहीं आती थी, yes, yes. बैक एंड में अंकुश सर को सपोर्ट में करती रहती थी, कुछ कुछ करती रहती थी, लेकिन फ्रंट एंड में मैं अभी अभी आना स्टार्ट हुई। इवन मैम हमको ये भी पता है कि आप सर को पता है ये चीज़ इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो हाँ। सर वो चीज़ नेक्स्ट टाइम में वो चेंजेस दिखा देते तो वो उसमें सर का भी क्रेडिट है कि देखो सजेशन देना हमारा काम है, Yes. लेकिन फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, कब करना है, कैसे करना है, कौन से सिचुएशन पे ज्यादा अच्छे से करना Yes, है, yes, तो ये तो exactly. पूरा सर की ही बात है। कितना तारीफ करवाऊं अपनी लगेगा पेड कंटेंट लगेगा कि बहुत पैसा देके मैंने इनको नहीं, बुलाया बिल्कुल है नहीं। कि स्पेशल राहुल वाजपेयी जी आए हैं मेरी और सर की तारीफ करने के लिए। तो मैम आप लोग ने सबके लिए किया ही इतना कुछ है ना, बाकी सबके लिए बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि सामने लोग उस तरह से मतलब बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, वो वर्ड्स में वो लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो। मैं सर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड, मैं उनको बड़े भाई की मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उनको उनकी कोई बात नहीं मुझे ठीक लगती थी, ऐसा लगता था ये गलत जा रहे, तो मैं उनसे झगड़ता था जैसे मैं अपने भाई से अभी भी झगड़ लेता हूँ या लड़ाई कर लेता हूँ। तो वो हमारा ट्यूनिंग इस तरह से था जो कि अभी मैं इतना यहाँ पे फ्रीली आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ और इतना अच्छे से बोल पा रहा हूँ। इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप सामने वाले को इतना अच्छा कंफर्ट देते हो कि वो फ्री होके एकदम अच्छे से बोल सके। इसके लिए फिर से मैम आपको थैंक यू। बिल्कुल पेड कंटेंट नहीं है, ये फ्री है, फ्री है, फ्री Yes. है। ये अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं, इनको जबरदस्ती कोई गन पॉइंट पे नहीं बैठाया गया कोई पैसे कोई लालच नहीं दिए गए, बहुत फ्री विल से ये बात कर रहे हैं। और राहुल से बात करने में एक्चुअली मजा भी आ रहा है और तारीफें बटोरने में भी मजा आ रहा है। तो राहुल आपसे एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपने इतने दिए हैं इंटरव्यूज, तो SBI CBO आपने रिसेंट फेस किया है, तो Yes. उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? उसमें मैम सबसे पहले वो लोग एज अ ब्रांच मैनेजर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस था और ओवरऑल मुझे 4.5 साल का एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब था, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है। तो उसमें वो लोग पूछ ज़्यादा करके पहले तो ये देख रहे थे कि आपको अपने काम के बारे में कितना नॉलेज है। जैसे एज अ फ्रेशर को पूछा जाता है कि आपको अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या पता है, वैसे ही CBO में वो लोग ये चीज़ पूछते हैं कि आपको अपने काम के बारे में, अपने बैंक के बारे में या आप क्या काम करते हो उस बारे में क्या नॉलेज है। तो लास्ट टाइम मैं वो चीज़ अच्छे से नहीं बता पाया था 2024 में। इस साल मैं बहुत अच्छे से तैयार था उस चीज़ के लिए। मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था और हर एक काम को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके और ध्यान में रखते हुए किया था, जिससे कि मुझे वो चीज़ वहाँ पे उन लोगों को कन्विंस करने में थोड़ा सा आसानी हुई और मैं अपने काम को लेके ज़्यादा अच्छे से बता पाया, जिससे वो लोग कन्विंस हो गए। तो मेरा स्कोर कुछ था 50 आउट ऑफ 45। 50 आउट ऑफ 45? सॉरी 45 मिला था मुझे। हाँ, थोड़ा सा ये कैसा मैथ्स है समझ नहीं आया। पर देखो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया था जहां पे उनको नहीं मिला सक्सेस, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी और वो कंटिन्यू लगे रहे इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन जॉब। हेक्टिक शेड्यूल होते हुए भी वो तैयारी कर रहे थे और फाइनली आज SBI CBO सिलेक्टेड है। तो आप बाकी बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि जब रिजल्ट आए, प्री हो जाए, मेंस हो जाए, तब अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए कि अभी से हम करें ताकि वो 10 दिन 15 दिन उनको परेशानी ना हो? मैम डे 1 से ही, जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, तो आपको सारी चीज़ें जैसे बोलते हैं ना प्री और मेन साथ में लेके चलना चाहिए। द सेम वे आपको इंटरव्यू, अगर आप ऑफिसर के लिए अपीयर कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है 99% कैंडिडेट्स अपीयर करते ही हैं, हार्डली 1 या 2% लोग होंगे जो सिर्फ क्लेरिकल जॉब पे फोकस करते हैं। तो डे 1 से ही आप उस चीज़ को लेके अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए और उस चीज़ को लेके खुद को उस तरह से नर्चर करिए। वैसे क्वेश्चंस को लेके अपने खुद को तैयार रखिए तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे प्री के बाद आपको 10-12 दिन का ही टाइम मिलता है मेंस में, तो वो मेंस की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है, वो मेंस का रिवीजन करने का टाइम मिलता है, क्योंकि आपको मेंस पहले से ही तैयार करना है। उसी तरह से मेंस का रिजल्ट आता है तो हार्डली आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम टाइम है। क्योंकि इस साल जो CBO का नोटिफिकेशन आया था वो मई मंथ में आया था और मैंने अपना तैयारी लास्ट ईयर दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया था। कि नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आए, मेरा तैयारी पहले से ही 100% रहना चाहिए, इवन इंटरव्यू को लेके, कि
एंड मोमेंट पे मैं पैनिक नहीं हूँ, क्योंकि अचानक से जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है तब आप पैनिक कर जाते हो कि अब क्या होगा, अब क्या हाँ होगा। नहीं अब इंटरव्यू कैसे करें, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। तो वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, आप पहले से ही उस चीज़ को लेके तैयार रहो। आपका तैयारी किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। एग्जैक्टली मैं बच्चों से अक्सर कहती हूँ कि आप हमेशा एंड मोमेंट का वेट क्यों करते हो कि जब ये होगा तब ये करेंगे और जब ये होगा तब ये करेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किया है पीओ के लिए तो आप ये मान के चलिए कि आप इंटरव्यू देने वाले हो, वरना आपकी तैयारी कहीं है ही नहीं। अगर आप अपने आप को इंटरव्यू तक देख ही नहीं रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। अगर आपने प्री दिया है, आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना है कि आपका मेंस निकलने वाला है, और मेंस दिया है तो इंटरव्यू तो आना ही है। तो कभी आप ये मत सोचिए कि मैं जब आएगा तब तैयारी करूंगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जितना आप बोलते हैं ना कि अभी रिलैक्स माइंड से तैयार करोगे वो ज़्यादा आपको फायदा करता है। और जितना प्रेशर में तैयारी करोगे या 10-12 दिन का उतने डेज के उसमें लिमिटेशन में आप तैयारी करोगे तो वो तैयारी बहुत लिमिटेड होती है और आप अपना 100% उसमें दे नहीं पाते। और जिस चीज़ में आप तैयारी में ही 100% नहीं दे पाओ तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप इंटरव्यू में जाके अच्छा परफॉर्म करोगे। सेम लास्ट ईयर मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। मैं सिर्फ रिटर्न को लेके फोकस था और मैं इंटरव्यू को बिल्कुल तैयार नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को सिर्फ 50 में से 30 नंबर मिले थे लास्ट ईयर, जबकि आप ऑलरेडी जॉब में थे। Yes, exactly, स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, तो वो बहुत मतलब ऐसा था कि एक तरह से बहुत शॉकिंग था कि आप मैनेजर होते हुए आप इंटरव्यू ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, इतना नैरो मार्जिन से मिस कर जा रहे हो। तो वो चीज़ बहुत हर्ट की थी। बट वहाँ मैडम मैंने उस चीज़ को ये नहीं किया कि अब मुझे तैयारी नहीं करना है, अब मेरे से नहीं होगा, क्या ये सब चीज़ें बेकार है, मुझे नहीं करना है या मेरा नहीं। मैंने उसके बाद से और ज़्यादा अच्छा तैयारी करना स्टार्ट किया और ज़्यादा एफर्ट्स लेना चालू किया। उसके बाद से मैंने कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मैंने बोला इंटरव्यू डे 1 से ही इंटरव्यू की तैयारी होगी, डे 1 से ही रिटर्न की भी तैयारी होगी, हर चीज़। इवन जब मैं इंटरव्यू के टाइम पे डीवी होता है हमारा, तो वो SBI के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो लोग खुश हो गए थे कि आप इतना सिस्टमेटिक पहले से कैसे तैयार करके आए थे। मतलब उनको मुझे बताना नहीं पड़ा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरह से अरेंज करने हैं, ऐसे करने। तो वो चीज़ भी उन लोगों ने अप्रिशिएट की थी कि हाँ आपका पहले से तैयार है। तो इंटरव्यू भी मेरा लकीली जल्दी हो गया था और अच्छे से हो गया था। मतलब अपनी गलती पहले गए, एक्सपीरियंस किया, गलती की, गलतियों से सीखा, फिर उसको सिस्टमेटिकली एक्सेप्ट किया, अपने आप को अरेंज किया, डिसिप्लिन में लाए और साथ ही सब कुछ कर गए। और जहाँ पे ना इनको टाइम लगा, ना किसी चीज़ में कोई चीज़ में टाइम वेस्ट हुआ, इनका आराम से स्मूथली इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ और आपके सामने फिर दोहराना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि इंटरव्यू लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। आपकी पर्सनालिटी है जो आप ओवरऑल कैरी करने वाले हो, क्योंकि एग्जामिनेशन क्या है, ये तो लाइफ का छोटा सा हिस्सा है। अभी तो शुरुआत होगी रियल चैलेंजेस के, रियल प्रेशर के, जहाँ पे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हमारा नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा, 0.25 से रह गए, 0.5 से रह गए। तो बात मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि आप क्यों नहीं ऐसा सोचते कि 0.25 से रह गए तो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूँगा। कि अपना नजर से देखते हैं कि 0.25 रह गया, लेकिन नजरिया कभी चेंज नहीं करते कि 0.25 से रह गया मतलब मैं कितने क्लोज हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ, फिर से मेहनत करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ और वापस बाउंस बैक होगा, जैसा कि आपने किया। आपको 50 में 30 मिला था, नेक्स्ट टाइम 50 में 45 लेकर आए, और स्ट्रेटेजिकली और डिसिप्लिन्ड वे में और कंसिस्टेंट वे में। तो राहुल आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेडली इतना मेहनत कर पाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका जॉब ऑलरेडी हेक्टिक शेड्यूल में रहा है ऑब्वियसली, तो आप कैसे पढ़ाई मैनेज कर पाते थे? जो भी हमारे बच्चे हैं जो कहते हैं हम प्राइवेट जॉब में हैं और हमें बैंक की तैयारी करनी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कैसे मैनेज करें? मैम सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। जब मैं पहले रत्नागिरी में था, जब मैं मैनेजर नहीं बना था 2.5 साल, तो मुझे एक चीज़ फील हो रही थी कि मैंने आने जाने में काफ़ी टाइम जाता था। करीब दिन में पूरे दिन का 1.5 या 2 घंटे करीब ट्रैवलिंग में जाता था। तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, मैनेजर का रोल मिला था, तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ सोची कि टाइम अगर बचाना है, ऑलरेडी टाइम कम मिल रहा है, तो टाइम आप कहाँ से कट करोगे? आप नींद एक लिमिट तक ही कट कर सकते हो, नहीं तो आपका जॉब पे इफेक्ट होने लगेगी वो चीज़। तो मैंने ट्रैवलिंग टाइम को एकदम कट कर दिया था। मैं बैंक के जस्ट साइड में रहता था। अच्छा। हाँ, हार्डली 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे बैंक, तो वो ट्रैवलिंग टाइम कट कर दिया था। अगर मैं 7:30 भी ब्रांच से निकल रहा हूँ, 7:35 में अपने रूम पे रहता था और फ्रेश होके
8 बजे एनी हाउ मैं डेली पढ़ने बैठ ही जाता था। और जब तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हाँ मैं चीज़ें रिपीट करूँ, मैं क्लासेस देखते हुए मैंने तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया है या ये सारी चीज़ें की है। तब भी क्लासेस उतनी ही ज़रूरी थी। आपको सारी चीज़ें आती है, उसके बावजूद आपको क्लासेस देखना चाहिए आपको। हाँ, बट मैं ये कहूँगा कि जब आपका प्रैक्टिस का टाइम है ना, जब बाकी सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे अब क्लासेस, पूरा दिन क्लासेस देख के भी नहीं चलता है। हाँ, क्लासेस भी देखना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। जब सेल्फ स्टडी का टाइम है या खुद का प्रैक्टिस करने का टाइम है तो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस ही करना चाहिए। और मैंने अभी तक सर से क्लासेस देखी हैं, जो भी है सारे ऑडियोज मैं अभी भी सुनता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ, जो कि मैं अपने लिए बहुत खुश होता हूँ इस चीज़ के लिए कि अच्छा है मैं सर से अभी भी उतना कनेक्टेड हूँ, तो चीज़ें रिलेट उतना अच्छा कर पाता हूँ और चीज़ें और बेटर वे में ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ मैं। तो आप अपने इस बिजी शेड्यूल में एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? क्योंकि मैं जहाँ सुन रही हूँ, आप गए, निकले, वापस पढ़ाई करने बैठ गए और बैठ ही जाते थे। मतलब हार्डली आपने हाफ एन आवर का गैप लिया अगर 7:30 बजे से आप पहुँच रहे हो। तो फिर कैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? मैम एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे कुछ एक टाइम हो गया था कि मुझे फील आने लगा था कि देखो या तो अभी एंटरटेनमेंट हो सकता है या तो अच्छा तैयारी करके घर के पास में जा सकते हैं। कुछ टाइम का सेक्रीफाइस था, जैसे अभी इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके यहाँ तक आए थे। जैसे भाई का शादी नहीं अटेंड किया था, वो सेक्रीफाइस करके जॉब लग गई थी, तो थोड़े टाइम के लिए और मैं सोच रहा था कि ये चीज़ थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करके क्या पता घर जाने मिल जाए, तो वहाँ पे आराम से। एक बार आप घर पे रहोगे तो आपको फिर ये सब इतना हेक्टिक रूम पे आता है या घर पे आते ही आपको पढ़ने नहीं बैठना है, फैमिली टाइम स्पेंड करना है, आपको घर वालों के साथ रहना है। तो मैं ऐसे सबको नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं बिल्कुल भी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मैं नहीं करता था। मैं जो भी रिसेंट बर्निंग इश्यूज हैं, वर्ल्ड अफेयर्स के जो भी न्यूज़ वगैरह रहते हैं, तो पढ़ाई से छोड़ के एक्स्ट्रा वो, या फिर मैं बुक्स वगैरह रीड करने में बिलीव करता था। थोड़ा सा मैम ऐसा बुकिश साउंड कर रहा होगा, तो इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही बुक था। यस, क्योंकि मैं ऐसी जगह पोस्टेड था कि मैम मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था वहां पे। तो आप जब कॉर्नर्ड हो जाते हो तो आपको एंटरटेनमेंट ये सब की याद नहीं आती, आपको बस इतना रहता है कि जल्दी से जल्दी ये टाइम हमें चेंज करना है। और कभी ऐसे सच मन भी हुआ तो सेकंड फोर्थ सैटरडे घर आ गए, वही मेरे लिए एंटरटेनमेंट का काम करता था। यहाँ पे मैं इनको एक बात की और शाबाशी देना चाहूँगी। अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले सृजन लाइब्रेरी में रायपुर में ही हमने एक इवेंट किया था, जहाँ पे बहुत बच्चे मुझसे मिलने आए थे और कई बच्चे मेरे पास आके ये कह रहे थे कि मैम पढ़ाई करने का ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मैंने क्यों नहीं हो पाता? वो मैम वो कभी बुआ आ जाती हैं, कभी किसी की शादी, कभी किसी की शादी, कभी कोई मेहमान आ जाते हैं, कभी किसी के साथ, हमको फ्रेंड्स के साथ जाना पड़ता है। मतलब मैं बोली फिर टाइम मैनेज कहाँ हो पा रहा है? और आप इनको देखिए, इन्होंने अपने खुद के ब्रदर की शादी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इन्हें पढ़ना था। तब आप सोचिए कि खुद के भाई की शादी से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन लाइफ में प्रायोरिटी इन्होंने सेट किया और प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने काम किया। तो अब आपकी बारी है कि आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटी है, बुआ के साथ शादी में जाना या खुद के लिए नौकरी पाना? तो कमेंट करके बताना कि क्या है आपकी प्रायोरिटी। और मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग इनके जैसे बन जाइए, लेकिन ये आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि आपको अगर अपना लक्ष्य पाना है, कुछ करके दिखाना है, तो आप उसके लिए कैसे मेहनत कर सकते हो। क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब में थे, फिर भी इन्होंने अपना लक्ष्य 3 बार अचीव किया। आई थिंक ये आप चौथी बार अपना लक्ष्य अचीव कर रहे हो। हाँ, जॉब में रहते एक बार RRB हो, उसके बाद 3 बार पेपर आपने और निकाला, जिसमें एक बार ये फेल भी हो गए थे SBI CBO हाँ, उसके बाद 3 बार और 3 बार उसके बाद और। मतलब आप सोचिए इनके लाइफ में कोशिश रुकी नहीं, जबकि स्टेबल थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी, सैलरी अच्छी थी, पर्क्स अच्छे थे, लेकिन लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो जब लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना, तो आपको अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। तब आपके पास बहाने नहीं होते, तब आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं होते, आपको अपने लिए मेहनत खुद करनी पड़ती है। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से काम करना है और सारे प्रायोरिटी बेस्ड काम करो। शादी में जाओ लेकिन हिसाब से अपना काम करो, लेकिन हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब ज़रूरी है। वरना टाइम तो सबके पास 24 घंटे है, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, तो डिसाइड आपको करना है। यस। तो राहुल, आपके साथ बात करके तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अब कुछ मैं ना क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो क्विक आंसर आप करो, कम से कम
3-4 लाइन से ज्यादा ना हो, लेकिन आप बढ़िया तरीके से हमारे ऑडियंस को सारे डाउट क्लियर कर दो, क्योंकि बच्चों को अक्सर यही डाउट होते हैं। तो स्टार्ट करें? यस यस। ठीक है, तो आप बताइए कि आप 0.25 या 0.5 से सिलेक्शन रुक जाना उनकी प्रिपरेशन का एंड है? नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल भी एंड नहीं है। आपको बस ये है कि आप इतना क्लोज आ गए हो, अब आपको बस एफर्ट्स थोड़े और मारने और आपके पास सक्सेस है उसके बाद। तो आजकल क्या लगता है आपको, बैंक की नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं लोग? डिपेंड्स, लोगों का पर्सपेक्टिव, लोग कुछ अलग इमेजिन करके आते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल थिंकिंग पहले वाला कि आराम करना है या बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। बट अगर आपको पे किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आपको काम भी वैसा करके देना पड़ेगा। और बैंक अभी आजकल काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, तो आपको काम वैसा करके देना पड़ेगा। जो आराम से इस चीज़ को समझ लेता है वो काम कर ले जाता है, जो नहीं समझ पाता है उसको हमेशा स्ट्रेस फील होता है काम को लेके। मेंटल और फिजिकल फिटनेस कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत बहुत ज़रूरी है मैडम। मैं एथलेटिक्स मैंने किया है, 8-10 साल किया है प्रिपरेशन के पहले। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स मैंने कॉलेज वगैरह में कर रखे हैं। तो वो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं ऐसा फील करता था, मुझे स्ट्रेस इसलिए नहीं होता था क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मेरी अच्छी थी, हमेशा से रनिंग वगैरह करता था मैं। और जब मैं मैनेजर बना हूँ उसके बावजूद मैं दिन का एवरेज में 8 से 10 किलोमीटर वॉक करता ही था। कहीं पे भी अपने रूम में ही वॉक कर लिया या कहीं टाइम मिलता था। तो उससे यह है कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं खुद को बिजी ही इतना रखता था। मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपने वॉकिंग को हमेशा प्रायोरिटी यस यस यस। ठीक है, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया इसी तरीके से? स्ट्रेस मैम, मैं जैसे बता रहा हूँ कि चैनल में रन करता था, अभी भी चलाता हूँ चैनल टेलीग्राम पे। तो उसमें फ्री में लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना है सब। जब अपार्ट अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं बाकी चीज़ों में खुद को एंगेज रखता था, तो मेरे को अननेसेसरी या बोलते ना माइंड मेरा एम्प्टी होता ही नहीं था। तो मुझे स्ट्रेस जैसा कुछ कभी लगा ही नहीं या नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती थी। मतलब अपने माइंड को हमेशा डिस्ट्रैक्ट रखो, कैसे? अच्छे प्रोडक्टिव काम में यूज करके, बिजी रख के, डिस्ट्रैक्शन लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। यस। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है रिलेटिव्स जो होते हैं वो आपके सिलेक्शन में क्या हैम्पर करते हैं? मैम, ये तो ऐसी बात हो गई कि आप किसको कितना क्या चीज़ अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए। मतलब आपकी लाइफ के डिसीजंस आप अगर रिलेटिव्स के हाथ में दे रहे हो कि ये चीज़ आप हमारे लिए सेट कीजिए, तो आपको रिलेटिव्स बहुत परेशान करेंगे। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में अलग थॉट रखता हूँ। मैंने अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं अलाउ किया था, और ना ही मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर अलाउ करते थे। उनका मुझे पूरा बैकिंग था, आपको रिलेटिव अगर घर पे नहीं चाहिए तो रिलेटिव्स घर नहीं आएंगे। ओके। हाँ, तो वो तो पेरेंट्स ही आपके लिए है। अगर आपका बच्चा परेशान हो रहा है रिलेटिव्स की वजह से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे को प्राइवेसी दें, थोड़ा पढ़ने का स्पेस दें। उसके बाद वो नहीं पढ़ रहा तो ढंग से कुटाई भी कर दें। यस एग्जैक्टली। लेकिन स्पेस दें उनको। हाँ। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है? लोग अक्सर सक्सेसफुल होने के बाद अपने कंपेनियंस को भूल जाते जो उनका साथ देते हैं उतार चढ़ाव में। मैम, ये थोड़ा सा इस तरह से जाती हैं चीज़ें कि आप एक लेवल पे पहुंच के चीज़ें भूल जा रहे हो, बट वो इतनी ख़राब होती है वो चीज़। आपको हमेशा से आपके टफ टाइम्स में जिसने आपका साथ दिया है ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपको सक्सेस मिल गया है तो आगे हमेशा इसी तरह का टाइम चलेगा। आपको फिर कभी ना कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये एज अ सेल्फिश वे में नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप याद रखो, किसी ने आपके लिए किसी एक दिन भी कुछ अच्छा किया है तो वो हमेशा याद रखो, क्योंकि कोई आपके लिए अच्छा तभी कर पाएगा जब आप बाकियों के लिए अच्छा करते हो। तो आपको भी उनके लिए हमेशा, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनको याद आपने रखना चाहिए, और उनको हमेशा अपने मतलब प्रेयर्स में रखिए उनको। अच्छा, मैंने सुना था कि आपके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो मतलब फिनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं थे उस वक्त। हाँ। तब भी आपको 2-3 साल सीरियस होने में लग गया आपकी प्रिपरेशन के लिए। क्या रीजन था? मैम, वो थोड़ा सा एक एज का भी फैक्टर रहता है, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ठीक है ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, या पहले ऐसे लगता था कि ठीक है मैं क्यों बैंक मेरा से कुछ होगा नहीं, आराम से 1-2 साल टाइम पास करेंगे, इसी तरह तैयारी करेंगे और बाद में कुछ और देखेंगे, घर वालों को बोलेंगे कुछ और करके दे दो। तो लेकिन जब से ये चीज़ बोलते ना, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, इतना एफर्ट्स ले रहे हैं आपके लिए, सब चीज़ एक बार ही वो एक मोमेंट हर किसी के लाइफ में आ जाता है, वो टर्निंग पॉइंट, बस उसकी देरी रहती है।
कोशिश करिए आप लोग कि बहुत ज़्यादा उसका वेट ना करें, जितना जल्दी आ सके और जितना जल्दी आप अपने ट्रैक पे आ जाओ, सीरियस हो जाओ, उतना अच्छा आपके प्रिपरेशन के लिए। लोग अक्सर सोचते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स रहता है कि लड़कों का इमोशनल होना गलत है, लड़के रो नहीं सकते, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत इमोशनल इंसान हूँ। बस ये है कि आपने घर वालों के सामने नहीं रोना है, घर से बाहर निकलो, कहीं पे भी जाके रो सकते हो, दोस्तों के पास जाके आराम से रो सकते हो, क्योंकि जब तक इमोशंस बाहर नहीं आते हैं तब तक आप उस चीज से भी मतलब बोलते ना फ्री नहीं हो पाते हो। तो अपने सबसे पहले आपको इमोशंस फ्री करने हैं। सिर्फ ये है कि घर वालों के सामने अगर आप रोते हो तो वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते कि बच्चा बहुत परेशान है, वो चीज़ मत करिए। जितने दोस्त हैं सबको बारी बारी लाइन से कॉल करके बोलिए ये तकलीफ है इसलिए रोना तो जो कि मैं खुद भी करता था। मैं घर पे नहीं बताता था, हालांकि मम्मी जान जाती थी, बट उसके बाद से मैंने मेक श्योर किया कि मैं घर पे नहीं बताऊंगा मतलब मैं बहुत परेशान हूँ या मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स से सारी चीज़ें कहता था, मैं वीडियो कॉल करके 1-1, 2-2 घंटे फ्रेंड्स के सामने रोता था, और इसमें मेरे को कोई शर्म नहीं आती है बोलने में कि मैं रोता था या मैं इमोशनल हूँ। इस बात के लिए मैं राहुल के लिए और 100% मार्क्स अगर होंगे ना तो वो देना चाहूँगी, क्योंकि कैमरे के सामने पब्लिकली अपनी कमियों को इतने खुशी से, इतने प्यार से और इतने बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट करना, और साथ ही ये बताना कि इमोशनल होना गलत बात नहीं है, इमोशनल होना कमजोरी नहीं है, इट्स जस्ट यू आर टेकिंग आउट योर स्ट्रेस। इसलिए 90% हार्ट अटैक लड़कों को ही आते हैं, क्योंकि वो लोग इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। तो इमोशंस एक्सप्रेस करिए, अपने घर वालों को भी फ्यूचर ट्रॉमा से बचाइए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और रोना गलत बात नहीं है। राहुल के जैसा बनिए, जहाँ बोलना है बोलते हैं, जहाँ रोना है रोते हैं, जहाँ हंसना है हंसते हैं, और हेक्टिक शेड्यूल के साथ भी पेपर कंटिन्यूस निकालने जाते हैं। तो कब तक निकालेंगे, कितना, कहाँ है आपका एंड? देखते हैं मैम, मेरा भाई जिस दिन बोलेगा ना कि हाँ अब और पढ़ाई नहीं करनी है, उस दिन मैं, बट ऐसा बोला जाता है, ऐसे मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि कोई चीज़ आपने इतने एज के इस टाइम तक आपने कैरी फॉरवर्ड कर ली है या कंटिन्यू रखी है, तो मुझे नहीं लगता मैं पढ़ाई कभी छोड़ पाऊंगा। तो ये भी देखो एक आर्ट है कि शायद इनका इंटरेस्ट ही शुरू से रहा है, पर आज लोग उनके लिए क्या कहोगे? जैसे अंकुश सर बताते हैं, उनको पढ़ाई में शुरू से इतना इंटरेस्ट नहीं था, M2 में वो 9 टाइम्स फेल हुए और आज इतने बढ़िया मैथ्स टीचर वो बने। जैसे आप बताते हो आपका मैथ 0 था, लेकिन आपने उनसे ही मैथ सीख के आज इतनी बार सिलेक्शन लिया है। तो जो लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वो कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें? मैम बात क्या है कि आपको देखो पढ़ना है, अभी नहीं तो 2 साल बाद पढ़ना तो पड़ेगा, वो इंटरेस्ट के साथ लो। आप मेक श्योर करो आपका कोई फ्रेंड आपको किससे समझ में आ रहा है, पहले ये चीज देखो। आपको खुद पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं जाके अंकुश सर से पढ़ने लगो तो आप वैसे करोगे, नहीं। आप देखो आपको क्या, अब मुझे ऐसा था कि सर का बताया हुआ कोई भी सब्जेक्ट मुझे समझ आ जाता था कैसे भी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा इंसान अगर एग्जाम क्लियर कर सकता है सर, और तो फिर कोई भी सर से आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि चीज़ें इतना सिंपल करके, इतना लाइव ऐसे आप कनेक्ट करके सारी चीज़ों से सर बताते हैं ना कि रेयरली कोई ऐसा होगा जिसको वो चीज़ नहीं समझ आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले कनेक्ट करने आना चाहिए, और ये चीज से थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए कि हमको समझ नहीं आ रहा है या ऐसे कोशिश करना। यस एग्जैक्टली, हमेशा कोशिश करना है, एंड यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो अंकुश सर को जरूर फॉलो करें। और जो भी बुराइयां इधर उधर से सुनते हैं बच्चों, थोड़ा सा पहले खुद ट्राई करो, एक बार चैनल जाके तो देखो, एक बार पढ़ के तो देखो, फिर ना समझ आए तो अलग बात है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। तो इससे याद आया, ट्राई करने से एक बात याद आई कि आप इंटरव्यू में एक बार पैनिक हो गए थे, पैनल से पानी मांगने के लिए भी इजाजत मांगी थी और पानी भी पिया था, तो फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ, उस टाइम ऐसा था, पहला ही वेरी फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू अपीयर कर रहा था RRB PO का, तो मैं पैनिक कर गया था। मैंने ये चीज़ मेरे भाई से भी बताई थी, तो वो भी मुझे डांट रहा था कि पानी कौन पीता है, इतना क्या तुझे डर लग गया था, ऐसे वो कह रहा था। बट मेरे मतलब जिस तरह से मेंस में मार्क थे, सर ने पहले से ही बता रखी थी ये चीज़ कि आप मेंस में ही इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लो, इतना ज़्यादा लीड ले लो कि इंटरव्यू में आप जस्ट पास भी होते हो तो आपके सिलेक्शन पे वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो मेरा मेंस में ऑलरेडी 73 समथिंग कट ऑफ थी और मुझे 101 मिला था, तो 27-28 मार्क्स का मुझे पहले ही लीड था, तो यहाँ सिर्फ मुझे जस्ट पास होना था। हालांकि वो ऐसा था कि इंटरव्यू मैंने ठीक से तैयारी भी नहीं की थी, इस वजह से भी हुआ है। मैं किसी से वो चीज़ नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप
इंटरव्यू का तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। मैंने गलती की थी वो चीज़, मैंने उसको वहाँ पे फेस किया, बट मैं लकी था कि मेरे मेंस में मार्क्स इतने ज़्यादा थे। आप लोग ऐसा नहीं करिए, आप लोग पहले से ही इस चीज़ को लेकर तैयार रहिए और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए। तो ये थे राहुल वाजपेयी हमारे साथ, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने बहुत लवली इंसाइट्स शेयर किए। और आप भी करना चाहते हो अगर तैयारी इंटरव्यू की और करना चाहते हो अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव, तो आज ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर अमिता नायर, जहाँ पे आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी।